हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। साथियों, हम पढ़ रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक सेकंड चैप्टर क्लास 8 के लिए एसएसटी का। तो हमने इसका आधा चैप्टर पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था इन सभी के बारे में, और हम पढ़ने वाले थे नेक्स्ट जो बातें हैं वो है मराठा से जो युद्ध हुए थे उनके बारे में, मराठाओं की शक्ति के बारे में। तो ये हमने पढ़ा पहले व्यापार से युद्ध तक किस प्रकार से हुआ। आपने देखा कि जो ब्रिटिश कंपनियाँ थी वो भारत में आई और धीरे से उन्होंने मतलब स्टार्टिंग किया कि एक कंपनी बनाई उन्होंने, लेकिन उनका मकसद क्या था कि धीरे धीरे यहाँ पे अपना साम्राज्य को बढ़ाना था। वो अपने देश ब्रिटेन से बहुत सारे नागरिकों को यहाँ पे काम के लिए लाते रहे और अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाते रहे। फिर हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा 1756 में था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस युद्ध से सबसे पहले अंग्रेज़ों की जीत हुई और इन्होंने अपना साम्राज्य को और बढ़ाना शुरू किया। और यहीं से दोस्तों उन्होंने क्या शुरुआत की थी, सहायक संधि के बारे में। सहायक संधि आपने पढ़ी है। सहायक संधि का मतलब हो गया कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो कंपनी के लोग थे, वो मतलब ज़बरदस्ती जो रियासतें थी हमारे भारत में, उनको मतलब हम आपकी सहायता करेंगे ऐसे कह के उनके साथ शामिल हो गए और उनसे एक राशि है वो वसूल की जाने लगी। और इस दौरान अगर वो राशि नहीं दी जा रही थी राजाओं के द्वारा, जो रियासती राजा थे उनके द्वारा, तो उनकी जो जगह थी, उनके जो खेत थे, उनके जो भी जगह थी, उनके जो व्यापार करने के माध्यम से उनको वो हड़पने लग गए। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार है वो बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए। तो बक्सर का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इससे भी उनका जो कंपनी का फैलाव है, जो शासन करने का जो शक्ति है, किस तरह से वो फैली, हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा। टीपू सुल्तान कौन था? शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो अंग्रेज़ी जो साम्राज्य था जो बढ़ रहा था यहाँ पे, उनको रोकने की कोशिश की थी। इसके अलावा दोस्तों सिराजुद्दौला के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने भी इनका विरोध किया। इस प्रकार से जो इनका विरोध कर रहे थे वो अंग्रेज़ चाहते थे कि इनको कैसे न कैसे अपने यहाँ से हटा दिया जाए। अब हम पढ़ेंगे मराठों से लड़ाई, यानी कि मराठों से अंग्रेज़ों की लड़ाई क्या किस प्रकार से हुई और कौन विजय रहा और इसका क्या परिणाम निकला। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू में ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। मतलब कंपनी ने सोचा कि जो मराठा शक्ति है, मराठे जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अड़चन आ रही है और अब उनको भी हमें समाप्त करना होगा, ताकि हम हमारे साम्राज्य को और आगे बढ़ा सके। हमारा जो विस्तार है कंपनी का वो और कर सके और पूरे भारत पर अधिकार किया जा सके। ये उनकी नीति थी शुरू से ही। तो यहाँ पे 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। आपको पढ़ा होगा कि सबसे पहली कब हुई, दूसरी कब हुई और तीसरी कब हुई थी? 1761 में। तो इसको आप लिख लीजिए, ये प्रश्न आपका बनेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध है वो कब लड़ा गया? अब यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली में देश का शासन चलाने पर मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो हार गए थे। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को बोडीगर, सिंधिया, होलकर, गायडकर और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में दे दिया गया था। मतलब अब यहाँ पे देखिए, राज्यमंडल जो कॉन्फेडरेंसी के सदस्य थे, पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। मतलब जो सैनिक टुकड़ियाँ बनाई जा रही थी अलग अलग, उनका कौन होता था ये बताया गया है। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए थे। तो ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है, क्या? नाना फडणवीस और साथ में कौन था? महादजी सिंधिया। ये क्या थे? 18वीं सदी के प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब मराठों की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कंपनी को हराते रहे। 1782 में सालाबाई संधि के साथ ख़त्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज़ी और मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चला था। यानी कि ये डेट है, ये सन है, वो आपको याद रखना है, कब कब इनके बीच में क्या हुआ था। यही आपको परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज़ी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। मतलब जो तीसरा युद्ध हुआ था कब? 1817 से 1819 के दौरान। इस दौरान क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ी सत्ता थी उन्होंने मराठों से जो संघर्ष किया उसमें मराठों को पराजित कर दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्टूर में पेंशन पर भेज दिया गया।
अब विंध्य के दक्षिण में पूरे भारत भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। इस प्रकार से मराठों को भी उसने क्या किया, परास्त किया अंग्रेज़ों ने, और दक्षिण का जो भाग था वहाँ पे उन्होंने पूरा तरह से अपना अधिकार कर लिया। अब उन्होंने अपनी जो सर्वोच्चता है उसका दावा करना शुरू कर दिया कि हमारा यहाँ पे सब कुछ है और हमारा ही अधिकार रहेगा और हम जो चाहेंगे इस प्रकार से शासन करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपनी नीतियाँ देना शुरू कर दिया। अब आप पढ़ेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार के आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, हमने पढ़ा कि जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा। उनकी नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्य से ऊपर है। तो मतलब उन्होंने जो अधिकार किया था अलग अलग क्षेत्रों पे, तो वो कहने लगे कि हम ही सर्वोच्च हैं, हमें ही शासन करना है, हम भारत के जो लोग हैं, भारत की जो शासन व्यवस्था है उनसे कहीं ऊपर है, तो हमारे अधिकार में सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद देखिए, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने केतुर के छोटे छोटे राज्यों में कब्जे लेने का, तो साथियों हमने पढ़ा कि ये प्रक्रिया है वो लगातार चलती रही। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शासक हुए भारत के जिन्होंने कि बीच में रोक टोक शुरू की कि ऐसा नहीं हो सकता, आप मतलब यहाँ पे आप जो अधिकार कर रहे हो तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, रानी चेन्नम्पा ने हथियार उठा लिया इसके विरुद्ध और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने 1824 में गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आपने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त भारतीय लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था ताकि वो उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की एक कूटनीति थी जिससे कि वो भारत के जो साम्राज्य था अपना एक अच्छा, उस पर वो लगातार वृद्धि करते रहे। यहाँ पे देखिए, चौतरफा समर्थन और सहायता से बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। मतलब अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो वो उनको लटका रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं हार हो रही है। इस प्रकार से ये विरोध चलते रहे। अब हम बात करेंगे 1830 के दशक के बारे में। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। मतलब रूस की जो कंपनियां थी वो भी भारत के साथ व्यापार करती थी, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनियां थी वो उनसे डर रही थी, कहीं ना भारत इनके साथ साझा करता है तो वो हमें यहाँ से बाहर भेज सकते हैं। अब देखिए, कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज़ अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। मतलब वो कहाँ पे आए, पूरब में आए। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से हम भारत के नक्शे की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पूरब में आए, फिर दक्षिण के एरिया को अपने अंडर में ले लिया। अब वो इस एरिया को भी अपने अंडर में लेना चाहते थे ताकि फ्रांस से जो उनका डर था वो क्लियर होगा और वो यहाँ पे अपना जो साम्राज्य है वो काफ़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर आगे था कि 1838 से लेके 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया गया। 1813 में सिंध भी कब्जे में आ गया। मतलब आपने पढ़ा होगा सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है अभी फ़िलहाल, तो वो भी उनके कब्जे में आ गया था। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। अब ये देखिए, मतलब ये प्रश्न डायरेक्ट उठ के आया था पिछली बार भी आपके एग्ज़ाम में कि पंजाब के जो महाराजा थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था रणजीत सिंह। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों से विरोध में कार्य किया था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। मतलब जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि यहाँ पे अपन आराम से अब इसको जीत सकते हैं और 1849 में उन्होंने उस पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद देखिए, विलय नीति। विलय नीति का मतलब क्या था, विलय करना, किसी चीज़ को विलय करना। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़ है और आपने उसको विलय कर लिया। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि वर्तमान में कोई खेत खाली पड़ा है और आप उस खेत के पास में आप रह रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, इसको मैं मेरे अंडर में ले लेता हूँ। यानी कि जो रियासतें थी जहाँ पे शासक मजबूत नहीं थे, जहाँ पे कार्य प्रणाली है वो मजबूत नहीं थी, उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, उसको अपने अधीन में ले रहे हैं। उसको विलय नीति कहा जाता है। अपने साम्राज्य में या फिर अपनी शासन व्यवस्था में उसको मिला लेना। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच
गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ी। मतलब विलय नीति किसके शासनकाल में आ रही है? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और हेस्टिंग्स के कार्य में कौन सी आ रही है? सहायक संधि आ रही है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। तो आपको डायरेक्ट याद करना है बच्चों क्या कि विलय नीति है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति को स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों विलय नीति है वो स्टार्ट की गई। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो रियासत थी उनको हड़प लिया जाता था, यानी कि कंपनी का जो भूभाग का हिस्सा वो बन जाया करती थी। अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले किसको लिया गया, कौन कौन सी रियासतें हैं उनको अपने अंडर में लिया गया। तो हम पढ़ेंगे कि सतारा 1848 में, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर और झांसी, इनको दोस्तों इनकी जो सरकार थी वो धीरे धीरे यहाँ पे चलती गई। उसके बाद फिर कंपनी ने क्या किया कि इनको अपने अंडर में लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि सतारा, फिर सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। झांसी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। तो उनको भी क्या किया, अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया। और वहाँ पे बोला गया कि यहाँ का जो शासन है वो चलाने के लिए उत्तराधिकारी है वो उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम इसको अपने अंडर में ले रहे हैं। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने विलय नीति स्टार्ट की डलहौजी के कार्यकाल में और इन रियासतों को अपने अंडर में लेती गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहाँ पे देखिए अवध को अपने नियंत्रण में कब लिया गया ये आपको याद करना है। इसके बाद हमने देखेंगे यहाँ पे उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। मतलब उन्होंने कहा कि अवध जो जगह थी वहाँ पे जो शासन कर रहे थे कोई भी, वो सही नहीं था, कुशासन चल रहा है, मतलब गलत तरीके से शासन चल रहा है। इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा ये बात कि हम इसको अपने अधिकार में लेके सही तरीके से चलाना चाहते हैं। मतलब आप देख लीजिए अंग्रेज़ों ने हर तरह से जाके जितनी उनको कूटनीति करनी है, जितना उनको जिस हिसाब से उनको अपने अंडर में लेना है, उन्होंने पूरी कोशिश की। अब यहाँ पे देखिए अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। मतलब जो अवध का नवाब थे उनको हटा दिया गया, उन्होंने खुद ले लिया, तो वहाँ की जो जनता थी वो भड़क गई और अवध के लोगों ने भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ पे देखिए गतिविधि आपको दी गई है, इनको आपको पढ़ते रहना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही ये एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालोगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज़ आपको राजा नहीं बनने देंगे, आपको कैसा लगेगा? यही अवध के साथ में हुआ था। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आए। फिर ये पूरा जो येलो येलो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या है, अंग्रेज़ों ने इसको हड़पना शुरू कर दिया। यहाँ पे आए, इसको लिया, फिर देखिए पूरे भारत को लगभग अपने अधीन में लेके चले गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा लगभग आ चुका है, राजस्थान बचा है, यहाँ पे थोड़ा कश्मीर का क्षेत्र बचा है, ठीक है, यहाँ पे बचे हैं कुछ रियासतें, ठीक है। बाकी इस प्रकार से उन्होंने सभी को अपने अधीन में ले लिया था। आगे देखिए नए शासन की स्थापना। अब कंपनी क्या कर रही थी कि उन्होंने सबको अपने अधीन में ले लिया। अब अपने अधीन में ले लिया तो वो जो भारत का शासन था उसको बदल के अपना शासन चलाना चाहती थी, इसीलिए इसको नाम दिया क्या हमने, नए शासन की स्थापना। कंपनी ने अपने नए शासन की स्थापना शुरू कर दी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। यानी कि आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था, और इन्होंने कंपनी का जो साम्राज्य था, कंपनी का जो ताकत थी उसको फैलाने में भी बहुत मदद यहाँ पे की थी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। क्या? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। आपने पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज़ यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने प्रेसिडेंसियाँ बना रखी थी, प्रेसिडेंसी के नाम पे सैनिक टुकड़ियाँ बना रखी थी। जैसे बंगाल इन्फिनिटी सेना बना रखी थी, भारत में बना रखी थी, राजस्थान में बना रखी थी, अलग अलग जगह जहाँ पे भी उनका शासन था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार के कार्य भी किए थे, ठीक है। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी। यानी कि भारत में जो सबसे पहले अदालत स्टार्ट हुई थी, न्यायालय जिसको अपन बोलते हैं,
ठीक है, वो इसी दौरान से स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, मतलब दो अदालतों की जो मुख्य व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि दो अदालतें कौन कौन सी थी। इसके अलावा दोस्तों फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत होती थी, और लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा होगा, ये एक प्रकार का क्या है, न्यायालय है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर, और बीच में यहाँ पे न्याय किया जाता है इस प्रकार से। सबसे बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इन भिन्नताओं को ख़त्म करके समरूपता पाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। ये काम दोस्तों किया गया और संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया 1778 में। कब? 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार की गई। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट, यानी कि ये इम्पोर्टेंट हो गया, सबसे पहले रेगुलेटिव एक्ट है वो 1773 में स्टार्ट किया गया, और इसी के दौरान एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपकी परीक्षा में से वैसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो किस रेगुलेटिव एक्ट के दौरान की गई थी, ये आपको बताना है। और ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यानी कि कलेक्टर मतलब बड़ा आदमी। इसका मुख्य काम लगान और इकट्ठा करना होता था, और न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्टर कहलाता था। इस प्रकार से कलेक्टर का पद सर्जित किया गया। कंपनी की फ़ौज। अब देखिए, कंपनी की फ़ौज का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के जो लोग थे उन्होंने, मतलब ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने अपनी एक सैनिक टुकड़ियाँ बनाई। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इसकी शासन और सुधार के लिए नए विचार आए तो, लेकिन असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मतलब आज भी आप जानते हैं जिस देश की सेना सबसे मजबूत है उसको सबसे ताकतवर समझा जाता है, जैसे कि चीन की सेना हो गई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो घुड़सवार थे, पैदल सेना थी, ठीक है, और जो हाथियों पे चलने वाले थे, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया, और इस प्रकार से इनको क्या स्टार्ट किया गया, सैनिक टुकड़ियों को। 18वीं सदी में, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। मतलब जो किसान का कार्य कर रहे थे उनको अब सैनिक बनाया जा रहा था, कंपनी में उनको शामिल किया जा रहा था। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने भारतीय जो लोग हैं उनको भी अपनी कंपनी के सैनिक की भूमिका में शामिल करना शुरू किया। अब आप देखेंगे कि अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। मतलब अभी तो आपको बताया कि भारत में क्या बोलते हैं, सिपाही बोला जाता है, उस समय भी सिपाही बोला जाता था, लेकिन उन्होंने क्या बोला, आर्मी उसको नाम दिया। 1820 के दशक जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी तो कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियाँ की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य क्या चाहता था कि पूरे विश्व में ही उसका राज हो, इसलिए उसने काफ़ी सारे देशों के साथ लड़ाइयाँ की, उनको जीता और उनको अपने साम्राज्य में शामिल करता रहा। इसके बाद आप यहाँ पढ़ेंगे, जहाँ सिपाही मरकेस्ट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक जैसे लेस होते थे, कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदले सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब यहाँ पे सैनिक टुकड़ियाँ वगैरह का बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट बात की गई है क्या, कि धर्मशास्त्र, क्या पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति है जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार की बात करें, घुड़सवार थे यहाँ पे, ये यहाँ पे बता ही दिया क्या क्या थे, अभी हमने बात की। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए घुड़सवार आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक घुड़सवार सैनिक हुआ करता था, सिपाही हुआ करता था। इसके बाद देखिए ये बातें हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब चीज़ों का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब पूरे पार्ट का सार है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। मतलब एक व्यापार करने के लिए कोई यहाँ पे आता है आपके पास में और धीरे धीरे वो आपको अपने अंडर में ले लेता है, सब कुछ उसी का शासन हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने एक औपनिवेशिक जो ताकत है वो बढ़ा ली थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी से आने यहाँ प्रक्रिया और तेज़ हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने
में लगभग 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों का आविष्कार हुआ उसी दौरान और यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। मतलब भाप से चलने वाले जो जहाज़ थे उनका आविष्कार हो गया था, तो अब आना जाना व्यापार करना और भी ईजी हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ, ये अगर टाइम कम हुआ तो अंग्रेज़ जो लोग थे वो एक देश से दूसरे देश में, भारत से फिर और भी जो देश थे उनकी यात्राएं करने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। मतलब 1857 की जो क्रांति थी उस दौरान लगभग 63% जो एरिया था तो इस प्रकार से कंपनी ने बहुत सारे भूभाग पर अपना अधिकार है वो कर लिया था। देश के शेष भूभाग पर आबादी और कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कंपनी है वो भारत में आई। उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य विस्तार किया और पूरे 63% भूभाग पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लगभग जैसे कि अभी ने डायग्राम में देखा था, जो येलो डायग्राम था, तो लगभग उसने सभी जो जगह थी उसको अपने अधीन में ले लिया था। अब देखिए दक्षिणी अफ्रीका में दास व्यापार जो शुरू किया गया, इसको आप पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि हमने पढ़ा टीपू सुल्तान को क्या बोला जाता था, शेरे मैसूर। तो अब हम देखेंगे कि इनके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में, ठीक है, वो हम एक नया पार्ट बनाएंगे आपके लिए, जिसमें आपको पूरा विस्तार से आपको किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग टू व्यू क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि जो क्लासेस चल रही है वो कैसी है। और सैटरडे संडे आपकी क्लासें ऑफ रखी जा रही है, वापस से मंडे टू फ्राइडे वापस कंटिन्यू आपको मिलेगी। धन्यवाद।